नमस्ते दोस्तों, और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं जितना उसे संभाल कर रखना और उसे अपने लिए काम पर लगाना है। हम सब ने स्कूल में मुश्किल से मुश्किल विषय पढ़े हैं, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, लेकिन पैसे के बारे में, जो हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा है, उसके बारे में हमें बहुत कम सिखाया जाता है। और जो सिखाया भी जाता है वो अक्सर फॉर्मूलों और चार्ट्स के बारे में होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसे के साथ आपका रिश्ता मैथ्स से ज्यादा साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान पर निर्भर करता है। आज हम एक ऐसी ही क्रांतिकारी किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। ये किताब आपको यह नहीं सिखाएगी कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, बल्कि ये सिखाएगी कि पैसों के बारे में सोचना कैसे है। यह आपको उन गलतियों से बचाएगी जो दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग भी कर जाते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब के सबसे पावरफुल लेसन्स को कहानियों और असली जिंदगी के उदाहरणों के जरिए समझेंगे। यह सफर आपके लिए आंखें खोल देने वाला होगा। अगर आप भी अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर गंभीर हैं और पैसों के खेल को जड़ से समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, इस ज्ञान की यात्रा को शुरू करने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आप ऐसे लाइफ चेंजिंग नॉलेज को कभी मिस न करें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, नो वन्स क्रेजी, कोई भी पागल नहीं है। किताब का पहला और सबसे जरूरी सबक है, कोई भी पागल नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पैसों को लेकर आपके जो भी विचार हैं, आपके जो भी फैसले हैं, वो आपके निजी अनुभवों की देन हैं। जो आपको सही लगता है वो शायद किसी और को पागलपन लगे। चलिए एक कहानी से समझते हैं। एक व्यक्ति है, मान लीजिए उसका नाम रमेश है। रमेश का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उसने अपने माता पिता को पैसों की तंगी की वजह से हर रोज लड़ते देखा। उसने देखा कि कैसे एक छोटी सी बीमारी के इलाज के लिए भी उन्हें कर्ज लेना पड़ा। उसके लिए पैसा एक डरावनी चीज थी जिसकी कमी हमेशा दुख लाती थी। बड़ा होकर रमेश स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से डरता है। वो अपना सारा पैसा सेविंग्स अकाउंट या एफडी में रखता है, जहां उसे बहुत कम रिटर्न मिलता है। उसके दोस्त उसे डरपोक कहते हैं। क्या रमेश पागल है? नहीं, उसके अनुभव ने उसे सिखाया है कि पैसा खोने का दर्द पैसा कमाने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। अब एक दूसरे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसका नाम राहुल है। राहुल एक अमीर बिजनेस परिवार में पैदा हुआ। उसने बचपन से ही अपने पिता को स्टॉक मार्केट में पैसा लगाकर और अमीर बनते देखा। उसके लिए स्टॉक मार्केट पैसा बनाने की एक मशीन है। वो बड़ी आसानी से मार्केट में पैसा लगाता है, भले ही कभी कभी उसे नुकसान भी हो। क्या राहुल बहुत ज्यादा बहादुर है? नहीं, उसके अनुभव ने उसे सिखाया है कि रिस्क लेना ही अमीर बनने का रास्ता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हम में से कोई भी पागल नहीं है। हम सब अपने अपने अनुभवों के कैदी हैं। इसलिए जब भी आप किसी को पैसों को लेकर कोई अजीब फैसला लेते हुए देखें, तो उसे जज करने की बजाय यह समझने की कोशिश करें कि शायद उसका अनुभव आपसे बहुत अलग रहा हो। और सबसे जरूरी, अपने फैसलों को दूसरों के पैमानों पर न तौलें। चैप्टर 2, नेवर इनफ, कभी भी पर्याप्त नहीं। इतिहास गवाह है कि इंसान की और की भूख ने बड़े बड़े साम्राज्यों को बर्बाद कर दिया है। यह पैसों के मामले में भी 100% सच है। इस चैप्टर का नाम है नेवर इनफ, यानी कभी भी पर्याप्त नहीं। ये कहानी है रजत गुप्ता की, एक ऐसा इंसान जो कलकत्ता की झुग्गियों से निकलकर दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी मैकिन्सी एंड कंपनी का सीईओ बना। उनके पास वो सब कुछ था जिसका कोई सपना देख सकता है, करोड़ों की दौलत, इज्जत और पावर। 2008 तक उनकी नेटवर्थ $100 मिलियन यानी लगभग 700 करोड़ रुपए थी। लेकिन उन्हें और चाहिए था। उन्हें बिलियनियर बनना था। इस और की चाहत में उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत पर पानी फेर दिया। उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की, यानी कंपनी की गुप्त जानकारी का इस्तेमाल करके
गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाया। नतीजा, उन्हें जेल हुई, उनकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई और वो अर्श से फर्श पर आ गए। उनकी कहानी हमें क्या सिखाती है? पहला सबक, सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल है गोल पोस्ट को खिसकने से रोकना। जब आपके पास 1 करोड़ हो तो 2 करोड़ की इच्छा होती है, जब 2 करोड़ हो तो 10 करोड़ की। यह एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ है। आपको खुद के लिए एक इनफ यानी बस इतना काफी है का पॉइंट तय करना होगा। दूसरा सबक, सोशल कंपैरिजन यानी सामाजिक तुलना सबसे खतरनाक नशा है। आप हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति को पाएंगे जिसके पास आपसे ज्यादा पैसा है। पड़ोसी की नई गाड़ी, दोस्त की विदेश यात्रा, यह सब आपको महसूस करा सकता है कि आपके पास जो है वो कम है। इस जाल से बचें। याद रखिए, वो दौलत किसी काम की नहीं जिसके लिए आपको अपनी नींद, अपनी आजादी और अपनी इज्जत दांव पर लगानी पड़े। चैप्टर 3, कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का जादू। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इसे कमाता है, जो नहीं समझता वो इसे चुकाता है। हम सब ने वॉरेन बफेट का नाम सुना है, दुनिया के सबसे महान निवेशक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी सफलता का असली राज क्या है? क्या वो सबसे स्मार्ट निवेशक हैं? शायद नहीं। उनकी सफलता का असली राज है समय, टाइम। वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र से निवेश करना शुरू कर दिया था। आज उनकी नेटवर्थ लगभग $100 बिलियन से ज्यादा है, लेकिन इसमें से 99% दौलत उनके 50वें जन्मदिन के बाद आई है और ज्यादातर दौलत उनके 65वें जन्मदिन के बाद बनी है। सोचिए, एक इंसान 50 साल तक निवेश करता है और फिर अगले 20-30 सालों में उसकी दौलत कई गुना बढ़ जाती है। यही है कंपाउंडिंग का जादू। यह एक छोटे से बर्फ के गोले की तरह है जिसे जब आप पहाड़ से लुढ़काते हैं तो शुरुआत में वो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे जाता है वो विशाल होता जाता है। हम लोग अक्सर रातों रात अमीर बनने वाली स्कीमों के पीछे भागते हैं। हमें जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, लेकिन असली दौलत गेट रिच क्विक से नहीं बल्कि गेट रिच स्लो से बनती है। इसका सबक यह है कि आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन निवेशक बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक ठीक-ठाक निवेशक बनने की जरूरत है जो लंबे समय तक बिना रुके, बिना घबराए निवेशित रह सके। कंसिस्टेंसी इज द की। धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। चैप्टर 4, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। यह एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अमीर बनना और अमीर बने रहना ये 2 बिल्कुल अलग अलग स्किल्स हैं। अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, आशावादी होना पड़ता है और मैदान में उतरना पड़ता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको ठीक इसका उल्टा करना पड़ता है। आपको थोड़ा डरपोक बनना पड़ता है, विनम्र होना पड़ता है और यह मानना पड़ता है कि जो किस्मत आपको अमीर बना सकती है वही किस्मत आपसे सब कुछ छीन भी सकती है। इसे समझने के लिए लॉटरी जीतने वालों का उदाहरण सबसे अच्छा है। हर साल हजारों लोग लॉटरी जीतकर रातों रात करोड़पति बनते हैं। ये है अमीर बनना। लेकिन एक स्टडी के मुताबिक 70% लॉटरी विजेता कुछ ही सालों में कंगाल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अमीर बने रहने की स्किल नहीं होती। अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही मंत्र है, सर्वाइवल, जिंदा रहना। आपको मार्केट में इतने लंबे समय तक टिके रहना है कि कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा सके। इसका मतलब है, 1, बहुत ज्यादा कर्ज न लेना। कर्ज आपको ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है जो आप सामान्य स्थिति में कभी नहीं लेते। 2, पैनिक में आकर अपने निवेश न बेचना। मार्केट गिरेगा, यह तय है। जो लोग घबराकर बेच देते हैं वो खेल से बाहर हो जाते हैं। 3, अपनी रेपुटेशन बचाकर रखना। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन इज्जत एक बार गई तो वापस नहीं आती। 4, एक रूम फॉर एरर रखना। हमेशा यह मानकर चलें कि आपके प्लान गलत हो सकते हैं, इसलिए अपने सारे पैसे एक ही जगह न लगाएं।
और हमेशा कुछ कैश अपने पास रखें। याद रखें, अमीर बनना इम्प्रेसिव है, लेकिन अमीर बने रहना ही असली पावर है। एक मिनट रुकिए। अभी तक हमने जो भी बातें की हैं कि कोई पागल नहीं होता और कि भूख कितनी खतरनाक है, कंपाउंडिंग का असली मतलब क्या है और अमीर बने रहने की कला, अगर इनमें से एक भी बात ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इमेजिन कीजिए कि जब आप इस तरह की डीप फाइनेंशियल विजडम को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेंगे तो क्या होगा। यह चैनल सिर्फ वीडियोस का कलेक्शन नहीं है, यह एक कम्युनिटी है, एक परिवार है, उन लोगों का जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए गंभीर हैं, जो सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वो सिर्फ एक बटन नहीं है, वो इस कम्युनिटी का दरवाजा है। उसे क्लिक करके आप सिर्फ एक चैनल को नहीं बल्कि एक बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर की जर्नी को ज्वाइन कर रहे हैं। आप खुद को यह सिग्नल दे रहे हैं कि यस, आई एम सीरियस अबाउट माई ग्रोथ। अगर आप उस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी वो बटन दबाइए। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले पावरफुल लेसन की तरफ। चैप्टर 5 वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। यह इस किताब का सबसे गहरा सबक है। असली दौलत वो है जो दिखती नहीं है। जब हम किसी को एक महंगी लैम्बोर्गिनी या फेरारी चलाते हुए देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं, वाह क्या अमीर आदमी है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम उस इंसान की दौलत नहीं, उसका खर्च देख रहे हैं। हो सकता है उसने वो कार लोन पर ली हो सकता है उस कार को खरीदने के बाद उसके बैंक अकाउंट में कुछ न बचा हो। रिच होना और वेल्थी होना दो अलग बातें हैं। अमीर होना आपकी वर्तमान आय पर निर्भर करता है। एक महंगी कार, एक बड़ा घर, डिजाइनर कपड़े, यह सब दिखाता है कि आप रिच हैं, ये दिखाई देता है। वेल्थी, धनवान होना अलग है। वेल्थ वो पैसा है जो आपने खर्च नहीं किया है। वेल्थ वो शेयर्स हैं जो आपके डीमैट अकाउंट में पड़े हैं। वो एफडी है जो बैंक में है। वो पैसा जो आपके लिए और पैसा बना रहा है। वेल्थ दिखाई नहीं देती। वेल्थ का मतलब है आजादी। मॉर्गन हाउसल इसे मैन इन द कार पैराडॉक्स कहते हैं। जब आप सड़क पर एक महंगी कार देखते हैं तो आप कार चलाने वाले के बारे में नहीं सोचते। आप खुद उस कार में होने की कल्पना करते हैं। आप सोचते हैं, अगर मेरे पास यह कार होती तो लोग मेरी कितनी इज्जत करते। मतलब, लोग आपकी इज्जत नहीं करना चाहते, वो आपकी दौलत के जरिए अपनी इज्जत बढ़ाना चाहते हैं। तो अगली बार जब आप अमीर दिखने के लिए कोई महंगी चीज खरीदने की सोचें तो खुद से पूछें, क्या आप सच में वो चीज चाहते हैं या आप बस लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि आप उसे खरीद सकते हैं? असली दौलत का लक्ष्य है अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पाना। सुबह उठकर यह फैसला कर पाना कि आज मुझे क्या करना है, किसके साथ करना है और कब तक करना है। यही असली दौलत है। और यह दौलत महंगी गाड़ियों से नहीं बल्कि न खर्च किए गए पैसों से आती है। चैप्टर 6 सेव मनी। पैसे बचाइए। यह सबक सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यह सबसे ज्यादा पावरफुल है। पैसे बचाइए। लेकिन लेखक कहते हैं कि लोग बचत का मतलब गलत समझते हैं। हम अक्सर किसी खास चीज के लिए पैसे बचाते हैं, एक नई कार खरीदने के लिए, घर के डाउन पेमेंट के लिए या किसी वेकेशन पर जाने के लिए। यह गलत नहीं है, लेकिन असली बचत वो है जिसका कोई लक्ष्य ना हो। आप पैसे इसलिए बचाइए क्योंकि यह दुनिया अप्रत्याशित है। आज आपकी नौकरी है, कल शायद ना हो। आज आप स्वस्थ हैं, कल कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। भविष्य में कौन सा आर्थिक संकट आ जाए कोई नहीं जानता। बचत आपको इन अनिश्चितताओं से लड़ने की ताकत देती है। बचत आपको विकल्प और लचीलापन देती है। जिस इंसान के पास अच्छी खासी सेविंग्स होती है, वो उस नौकरी को छोड़ सकता है जिससे वो नफरत करता है। वो उस मौके का इंतजार कर सकता है जो उसके लिए सही हो। उसे मजबूरी में कोई फैसला नहीं लेना पड़ता। आपकी इनकम कितनी है या आपके रिटर्न्स कितने हैं, इससे ज्यादा जरूरी है आपका सेविंग्स रेट। यानी
आप अपनी कमाई का कितना प्रतिशत हिस्सा बचाते हैं? यह एक ऐसी चीज है जो पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। आप अपने खर्चे कम करके अपना सेविंग्स रेट बढ़ा सकते हैं, भले ही आपकी इनकम न बढ़े। तो पैसे बचाइए, बिना किसी वजह के बचाइए। उस आजादी, कंट्रोल और सुरक्षा के लिए बचाइए जो यह आपको भविष्य में देगा। चैप्टर 7, लक एंड रिस्क, किस्मत और जोखिम। बिल गेट्स अमीर क्यों बने? आप कहेंगे, क्योंकि वो बहुत होशियार थे, उन्होंने बहुत मेहनत की। ये सच है, लेकिन अधूरा सच। सच ये भी है कि बिल गेट्स दुनिया के उन गिने चुने टीनेजर्स में से एक थे जो 1968 में एक ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जहां कंप्यूटर था। ये उनकी मेहनत नहीं, किस्मत थी। अब उनके एक दोस्त केंट इवांस की कहानी सुनिए। वो भी उतने ही होशियार थे, बिल गेट्स के साथ मिलकर कंप्यूटर पर घंटों काम करते थे। बिल गेट्स खुद मानते हैं कि केंट उनसे बेहतर थे, लेकिन ग्रेजुएशन से पहले ही पहाड़ चढ़ते हुए एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। ये उनकी कोई गलती नहीं, ये जोखिम था। किस्मत और जोखिम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सफलता सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं होती और असफलता सिर्फ आलस का। इनमें किस्मत और जोखिम का बहुत बड़ा हाथ होता है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जब हम सफल होते हैं तो हमें विनम्र होना चाहिए और अपनी किस्मत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और जब कोई असफल होता है तो हमें उसे नीची नज़र से देखने के बजाय ये समझना चाहिए कि शायद वो जोखिम का शिकार हुआ है। हर नतीजे को सिर्फ मेहनत या फैसले से न तौलें। किस्मत और जोखिम अदृश्य शक्तियां हैं जो हमेशा काम करती हैं। इसलिए सफलता पर घमंड और असफलता पर अत्यधिक निराशा से बचें। चैप्टर 8, टेल्स, यू विन। क्या आप जानते हैं कि अमेज़न के स्टॉक का सारा रिटर्न सिर्फ कुछ खास दिनों में आया है? अगर आप उन कुछ बेहतरीन दिनों में बाजार से बाहर होते तो आपका रिटर्न लगभग शून्य होता। डिज्नी ने 400 से ज्यादा कार्टून बनाए, लेकिन उनकी पूरी सल्तनत सिर्फ एक कार्टून स्नो व्हाइट की सफलता पर खड़ी हुई। इसे कहते हैं टेल इवेंट्स। ये वो दुर्लभ लेकिन बेहद शक्तिशाली घटनाएं होती हैं जो सारे नतीजों पर हावी हो जाती हैं। निवेश की दुनिया में आपकी ज्यादातर सफलता कुछ गिने चुने विजेताओं से ही आएगी। आप 100 स्टॉक खरीद सकते हैं, हो सकता है 80 कुछ खास न करें, 10 डूब जाएं, लेकिन सिर्फ 10 इतने जबरदस्त चलेंगे कि वो आपके पूरे पोर्टफोलियो को आसमान पर ले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं है। आप अक्सर गलत हो सकते हैं और फिर भी बहुत अमीर बन सकते हैं। बस शर्त यह है कि जब आप गलत हों तो आपका नुकसान सीमित हो और जब आप सही हों तो आपका फायदा बहुत बड़ा हो। एक आम निवेशक के लिए इसका सबसे अच्छा तरीका है डाइवर्सिफिकेशन। एक इंडेक्स फंड खरीदकर आप बाजार के सभी घोड़ों पर दांव लगा रहे हैं। आपको नहीं पता कौन जीतेगा, लेकिन आप ये जानते हैं कि कोई न कोई तो जीतेगा और आप उस जीत का हिस्सा होंगे। बहुत सारी छोटी छोटी असफलताएं सामान्य हैं। सफलता कुछ बड़ी जीतों से मिलती है, इसलिए डाइवर्सिफाई करें और लंबे समय तक टिके रहें। चैप्टर 9, फ्रीडम, आजादी। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर आपके पास दुनिया का सारा पैसा हो तो आप क्या करेंगे? एक आलीशान बंगला, एक चमचमाती स्पोर्ट्स कार या दुनिया भर की यात्रा? ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे से खरीदी जा सकने वाली सबसे कीमती चीज इनमें से कोई नहीं है। पैसे से खरीदी जा सकने वाली सबसे बड़ी दौलत है आजादी। किस बात की आजादी? अपने समय पर पूरा कंट्रोल रखने की आजादी। ये वो ताकत है जो आपसे कहती है, तुम सुबह उठकर वो कर सकते हो जो तुम चाहते हो, जिसके साथ तुम चाहते हो, जब तक तुम चाहते हो। ये सिर्फ काम न करने की आजादी नहीं है, ये वो आजादी है कि आप ऐसी नौकरी कर सकें जो आपको पसंद हो, भले ही उसमें सैलरी थोड़ी कम क्यों ना हो। ये वो आजादी है कि जब आपका कोई अपना बीमार हो तो आप बिना पैसों की चिंता किए उसके साथ रह सकें। ये वो आजादी है कि आप बॉस की किसी गलत बात पर नहीं कह सकें, क्योंकि आप नौकरी खोने से नहीं डरते।
जब आपके पास पर्याप्त बचत होती है तो आप जिंदगी के अप्रत्याशित झटकों को झेलने के लिए तैयार रहते हैं। आप एक इमरजेंसी मेडिकल बिल से डरते नहीं, आप अचानक आई मंदी से घबराते नहीं। ये कंट्रोल, ये मानसिक शांति किसी भी लग्जरी कार की खुशी से कहीं बढ़कर है। एक आदमी जो करोड़ों कमाता है लेकिन अपनी जिंदगी का एक पल भी अपनी मर्जी से नहीं जी सकता, वो उस आदमी से गरीब है जो कम कमाता है लेकिन अपने समय का मालिक खुद है। पैसे का असली लक्ष्य चीजें खरीदना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पाना है। सच्ची दौलत का मतलब है अपनी मर्जी से जीने के विकल्प होना। चैप्टर 10 मैन इन द कार पैराडॉक्स। कार वाले का विरोधाभास। आपने सड़क पर एक महंगी, शानदार फरारी या लैम्बोर्गिनी देखी। आपके मन में क्या आया? वाह, क्या गाड़ी है! लेकिन क्या आपने ये सोचा, वाह, जो इसे चला रहा है वो कितना कूल, कितना सफल इंसान होगा? शायद नहीं। ज्यादातर लोग सिर्फ कार को देखते हैं, उसके ड्राइवर को नहीं। और अगर वो ड्राइवर के बारे में सोचते भी हैं तो बस ये सोचते हैं, काश ये कार मेरे पास होती तो लोग मुझे कितना कूल समझते। यही है द मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब हम कोई महंगी चीज जैसे कार, घर या घड़ी खरीदते हैं तो हम सोचते हैं कि लोग हमें देखकर हमारी तारीफ करेंगे, हमें इज्जत देंगे। लेकिन असल में लोग उस चीज को देखकर ये कल्पना करते हैं कि वो चीज उनके पास होती तो कैसा होता। वो आपको नहीं, उस चीज को इज्जत दे रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अच्छी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ दूसरों की नजरों में इज्जत पाने के लिए महंगी चीजें खरीद रहे हैं तो आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। लोगों को प्रभावित करने का ये एक बहुत ही कमजोर तरीका है। असली इज्जत विनम्रता से, दयालुता से और ज्ञान से मिलती है, न कि महंगी चीजों के दिखावे से। कोई भी आपकी चीजों से उतना प्रभावित नहीं होता जितना आप खुद होते हैं। विनम्रता, दयालुता और सहानुभूति आपको वो सम्मान दिलाएगी जो पैसा कभी नहीं दिला सकता। चैप्टर 11 रीजनेबल वर्सेस रैशनल। कल्पना कीजिए, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको एक ऐसी दवा देता है जो विज्ञान के हिसाब से सबसे अच्छी है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट इतने बुरे हैं कि आप उसे एक दिन से ज्यादा नहीं ले पाते। क्या वो दवा आपके लिए सबसे अच्छी है? बिल्कुल नहीं। पैसे की दुनिया में भी यही होता है। एक फाइनेंशियल प्लान जो स्प्रेडशीट पर गणित के हिसाब से तर्कसंगत, रैशनल और परफेक्ट दिखता है, जरूरी नहीं कि वो असल जिंदगी में आपके लिए काम करे। जैसे एक कंप्यूटर आपको बता सकता है कि एक बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाला स्टॉक आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देगा। ये एक रैशनल फैसला है। लेकिन अगर बाजार के गिरने पर आप डरकर उसे बेच देते हैं तो वो आपके किसी काम का नहीं। इसके बजाय एक ऐसा प्लान चुनें जो व्यावहारिक, रीजनेबल हो। एक ऐसा प्लान जिसके साथ आप रात को चैन की नींद सो सकें। एक ऐसा प्लान जिसके साथ आप लंबे समय तक, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे, टिके रह सकें। दौलत बनाने का राज सबसे होशियार होना नहीं है। राज है लंबे समय तक अनुशासित रहना। और आप उसी प्लान के साथ अनुशासित रह सकते हैं जो आपके स्वभाव के अनुकूल हो, न कि किसी कंप्यूटर के फॉर्मूले के। परफेक्शन का पीछा मत करो। एक ऐसा वित्तीय प्लान बनाओ जो ठीक ठाक हो, लेकिन जिसके साथ आप सालों साल टिके रह सको। आपकी मानसिक शांति किसी भी एक्सेल शीट से ज्यादा कीमती है। चैप्टर 12 You'll change। आप बदल जाएंगे। जरा 10 साल पीछे जाइए। तब आपके सपने क्या थे? आप क्या बनना चाहते थे? क्या आज भी आपके लक्ष्य वही हैं? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। हम सब समय के साथ बदल जाते हैं। जो हमें 20 साल की उम्र में चाहिए होता है, जरूरी नहीं कि 40 या 50 की उम्र में भी वही चाहिए हो। इसे मनोविज्ञान में एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन कहते हैं। हमें लगता है कि हम अतीत में तो बहुत बदले हैं, पर अब जो हम हैं वो हमारा फाइनल वर्जन है। पर ऐसा होता नहीं है। अब इसे पैसों से जोड़ते हैं। कई लोग अपने 20s में एक ऐसा करियर चुनते हैं जिसके लिए वो 30 साल का होम लोन ले लेते हैं, ये सोचकर कि वो जिंदगी भर यही काम करेंगे। लेकिन 10 साल बाद
उन्हें वो काम पसंद नहीं आता। अब वो फंस गए हैं। वो उस करियर को छोड़ नहीं सकते क्योंकि उन पर भारी कर्ज है। लेखक कहते हैं कि लंबे समय की प्लानिंग करते समय इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि आप बदलेंगे। इसीलिए ऐसे फैसले लेने से बचें जो आपको किसी एक ही रास्ते पर बांध दें। इसका समाधान क्या है? अति से बचें। अपनी पूरी जिंदगी किसी एक ही लक्ष्य के लिए दांव पर न लगाएं। जैसे अपनी आज की सारी खुशियों को मारकर सिर्फ 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट के लिए पैसा न बचाएं। क्या पता 60 की उम्र में आप घूमना चाहें, काम नहीं। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखें। अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा लचीला रखें। कुछ पैसा शॉर्ट टर्म लक्ष्यों के लिए, कुछ मिड टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म के लिए रखें। संक कॉस्ट्स से बचें। किसी गलत फैसले के साथ सिर्फ इसलिए न चिपके रहें क्योंकि आप उसमें बहुत समय या पैसा लगा चुके हैं। अगर आपका लक्ष्य बदल गया है तो अपना रास्ता बदलने से न डरें। भविष्य की योजना बनाएं, लेकिन यह मानकर चलें कि आपके लक्ष्य बदल सकते हैं। अपने भविष्य के आप को विकल्प देने के लिए आज सही फैसले लें। चैप्टर 13 द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, निराशावाद का आकर्षण। आपने ध्यान दिया है जब कोई कहता है अर्थव्यवस्था डूबने वाली है, मार्केट क्रैश हो जाएगा, तो हम उसे बहुत ध्यान से और गंभीरता से सुनते हैं। हमें लगता है कि ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है। लेकिन जब कोई कहता है चिंता मत करो, लंबे समय में सब ठीक हो जाएगा, तो हम उसे हल्के में लेते हैं। हमें लगता है कि वो भोला है या उसे दुनिया की समझ नहीं है। ऐसा क्यों है? लेखक कहते हैं कि निराशावाद हमेशा आशावाद से ज्यादा आकर्षक और बुद्धिमान लगता है। इसके कुछ कारण हैं। बुरी खबरें तुरंत फैलती हैं। प्रगति धीरे धीरे होती है, सालों में, लेकिन तबाही एक झटके में आती है। एक मार्केट क्रैश एक दिन में हो सकता है, लेकिन उस क्रैश से रिकवर होने और नई ऊंचाई तक पहुंचने में सालों लगते हैं। धीमी गति वाली चीजें बोरिंग लगती हैं, जबकि अचानक होने वाली घटनाएं हमारा ध्यान खींचती हैं। यह सर्वाइवल की निशानी है। हमारा दिमाग खतरों को पहचानने के लिए बना है। निराशावाद हमें संभावित खतरों से आगाह करता है, इसलिए हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि लंबे समय में आशावाद ही सही रणनीति है। इतिहास गवाह है। दुनिया ने 2 विश्व युद्ध, महामारियां, आर्थिक मंदी और अनगिनत संकट देखे हैं। हर संकट के समय निराशावादी लोगों ने कहा अब सब खत्म, लेकिन हर बार इंसानियत ने समस्याओं का हल निकाला और तरक्की की। आशावाद का मतलब यह नहीं है कि आप समस्याओं को नजरअंदाज कर दें। आशावाद का मतलब है यह मानना कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन समय के साथ समाधान भी खोज लिए जाएंगे और कुल मिलाकर दुनिया आगे बढ़ेगी। फाइनेंस में भी यही सच है। बाजार गिरते हैं और यह दर्दनाक होता है, लेकिन इतिहास देखें तो हर गिरावट के बाद बाजार ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। निराशावाद आकर्षक लगता है, लेकिन आशावाद ही आपको दौलतमंद बनाता है। शॉर्ट टर्म में आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार रहें, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंसान की तरक्की करने की क्षमता पर विश्वास रखें। चैप्टर 14 कुछ भी मुफ्त नहीं है। नथिंग इज फ्री। दोस्तों, इस दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, पर हर कीमत प्राइस टैग के साथ नहीं आती, खासकर जब बात निवेश की हो। आपको लगता होगा कि शेयर बाजार से मुनाफा पाने के लिए आपको बस सही स्टॉक चुनना है और इंतजार करना है, लेकिन असली कीमत यह नहीं है। बाजार से मिलने वाला शानदार रिटर्न मुफ्त का खाना नहीं है। इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती है, लेकिन पैसे में नहीं, बल्कि अनिश्चितता, डर, शक, पछतावा और उतार चढ़ाव के रूप में। सोचिए, आप एक कार खरीदते हैं, आप उसकी कीमत चुकाते हैं और कार आपकी हो जाती है। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि यह कार मुफ्त है, बस कभी कभी इसके टायर चोरी हो जाएंगे या यह सड़क के बीच में बंद हो जाएगी, तो क्या आप उसे मुफ्त कहेंगे? नहीं, यह उस कार को रखने की कीमत है। ठीक इसी तरह बाजार का रिटर्न उस उत्पाद की तरह है जिसे आप खरीदना चाहते हैं, और उसकी कीमत है बाजार का गिरना, सालों तक पोर्टफोलियो का ना बढ़ना और यह देखना कि आपका पैसा कम हो रहा है। यह एक फीस है,
जुर्माना नहीं, यह एक सजा नहीं है, ये बाजार में बने रहने का शुल्क है। अगर आप इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार नहीं हैं, अगर आप थोड़ी सी अस्थिरता से घबराकर अपना पैसा निकाल लेते हैं, तो आप कभी भी लंबे समय के रिटर्न का फायदा नहीं उठा पाएंगे। इस कीमत को पहचानिए, इसे जुर्माने की तरह नहीं, बल्कि एक एडमिशन टिकट की तरह देखिए। एक ऐसी टिकट जो आपको दौलत बनाने के सबसे बड़े शो में एंट्री दिलाती है। याद रखिए, कुछ भी मुफ्त नहीं है। सवाल ये है कि आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं या नहीं। चैप्टर 15, आप और मैं, यू एंड मी। एक बात बताइए, जब आप किसी को एक नए क्रिप्टो कॉइन से या किसी छोटे से स्टॉक से रातों रात लाखों कमाते हुए देखते हैं, तो आपके मन में क्या आता है? यही ना, वाह, मुझे भी यही करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती छिपी है। हम सब, आप और मैं, अलग अलग वित्तीय खेल खेल रहे हैं। एक 22 साल का लड़का जो अभी अभी नौकरी में आया है, उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, वह ऊंचे जोखिम वाले दांव ले सकता है। उसका खेल अलग है। एक 55 साल का आदमी जो रिटायरमेंट के करीब है, जिसे अपने बच्चों की शादी करनी है, वह इतना जोखिम नहीं ले सकता। उसका खेल बिल्कुल अलग है। एक डे ट्रेडर जो मिनट मिनट में खरीद बिक्री करता है, उसका खेल एक लंबी अवधि के निवेशक से पूरी तरह अलग है। समस्या तब होती है जब एक खेल का खिलाड़ी दूसरे खेल के खिलाड़ी की नकल करने लगता है। जब रिटायरमेंट वाला इंसान उस 22 साल के लड़के की तरह ऊंचे जोखिम वाले क्रिप्टो में पैसा लगा दे, यह सोचकर कि वह भी अमीर बन जाएगा। ये ऐसी ही बात है जैसे आप शतरंज के बोर्ड पर लूडो की गोटियां चलने लगें, आप हारेंगे ही। तो अगली बार जब आप किसी से वित्तीय सलाह लें या किसी की सफलता की कहानी से प्रेरित हों, तो पहले यह जरूर पूछें, आप कौन सा खेल खेल रहे हैं? आपका टाइम होराइजन क्या है? आपकी जोखिम लेने की क्षमता कितनी है? अपने वित्तीय निर्णय इस आधार पर मत लीजिए कि दूसरे क्या कर रहे हैं, बल्कि इस आधार पर लीजिए कि आपके लिए, आपके लक्ष्यों के लिए और आपके खेल के लिए क्या सही है। चैप्टर 16, जब आप कुछ भी मान लेंगे, When you will believe anything। इंसान को कहानियां बहुत पसंद हैं। हम तथ्यों से ज्यादा कहानियों से जुड़ते हैं और वित्तीय दुनिया में कहानियां सबसे ज्यादा बिकती हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आप किसी भी कहानी पर विश्वास करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह समय कब आता है? जब दांव बहुत ज्यादा हों, जब आपको लगता है कि आप सब कुछ खो देंगे, या जब आपको लगता है कि आप बहुत कुछ पाने से चूक रहे हैं। इस अवधारणा को लेखक लालच और डर की अपील कहते हैं। जब आपको किसी चीज के सच होने की बहुत जरूरत या इच्छा होती है, तो आप उससे जुड़े सबूतों को देखने का मानक बहुत नीचे गिरा देते हैं। आप उस कहानी पर विश्वास कर लेते हैं जो आपको सबसे ज्यादा उम्मीद देती है। सोचिए, बाजार क्रैश हो रहा है, आपका पोर्टफोलियो लाल निशान में है। तब कोई आकर आपको एक ऐसी कहानी सुनाता है कि यह कंपनी तो अगली अमेज़न बनेगी, इसका स्टॉक 100 गुना बढ़ेगा। आप उस पर आसानी से विश्वास कर लेंगे क्योंकि आप उम्मीद चाहते हैं, आप ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं। इसी तरह जब सब लोग पैसा बना रहे होते हैं और आपको लगता है कि आप पीछे रह गए हैं, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, तब आप ऐसी कहानियों में फंस जाते हैं जो जल्दी रिटर्न का वादा करती हैं। इसलिए हमेशा खुद से पूछें, क्या मैं इस बात पर इसलिए विश्वास कर रहा हूं क्योंकि यह सच है, या इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह सच हो? यह छोटा सा सवाल आपको बहुत बड़े वित्तीय धोखों और गलतियों से बचा सकता है। चैप्टर 17, स्वीकारोक्ति, कन्फेशन। दोस्तों, इतनी सारी बातें करने के बाद अब मैं आपके सामने एक कबूलनामा करना चाहता हूं, एक स्वीकारोक्ति। मैं यानी इस किताब के लेखक मॉर्गन हाउसल अपने पैसों का प्रबंधन हमेशा 100% तर्कसंगत तरीके से नहीं करते। मिसाल के तौर पर, मैं अपने पास जरूरत से ज्यादा नकदी रखता हूं। वित्तीय सिद्धांत के हिसाब से यह गलत है। उस नकदी को निवेश करना चाहिए, लेकिन वह नकदी मुझे आराम देती है, मुझे रात को चैन की नींद सोने देती है।
मैं अपने बच्चों के कॉलेज फंड के लिए स्टॉक्स में निवेश नहीं करता, बल्कि साधारण नकद बचत खाते में रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब वे 18 साल के हों तो बाजार में गिरावट की वजह से उनकी शिक्षा पर कोई आंच आए। यह आर्थिक रूप से शायद सबसे बेहतर निर्णय न हो, पर यह मानसिक रूप से मुझे शांति देता है। मैंने और मेरी पत्नी ने कभी भी अपने लिए घर खरीदने का लक्ष्य नहीं बनाया। हम हमेशा किराए पर रहे हैं, क्योंकि इससे हमें आजादी महसूस होती है। तो इस स्वीकारोक्ति का मतलब क्या है? मतलब यह है कि वित्त में परफेक्ट होने की कोशिश मत कीजिए, व्यावहारिक होने की कोशिश कीजिए। हर निर्णय को स्प्रेडशीट पर अनुकूलित करने की जरूरत नहीं है। कुछ निर्णय ऐसे लीजिए जो आपको मानसिक रूप से आजाद और शांत रखें। आपका मकसद तर्कसंगत होना नहीं है, आपका मकसद रात को चैन से सोना है। और इसके लिए अगर आपको थोड़े अतार्किक निर्णय लेने पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। चैप्टर 19, गलती की गुंजाइश, रूम फॉर एरर। एक इंजीनियर जब कोई पुल बनाता है तो वह क्या करता है? अगर उसे लगता है कि पुल पर एक बार में 10,000 टन का ट्रैफिक आएगा, तो क्या वह पुल को ठीक 10,000 टन के लिए डिजाइन करता है? नहीं, वह उसे 20,000 या 30,000 टन के लिए डिजाइन करता है। इसे कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी या गलती की गुंजाइश। यह अवधारणा जिंदगी के हर हिस्से में लागू होती है, और सबसे ज्यादा वित्त में। आपकी सबसे बेहतरीन योजना भी विफल हो सकती है, क्योंकि दुनिया अनुमान से नहीं चलती। आपकी योजना का सबसे जरूरी हिस्सा यह होना चाहिए कि आप इस बात की योजना बनाएं कि आपकी योजना के अनुसार नहीं चलेगी। तो यह गलती की गुंजाइश कैसे बनाएं? बचत, थोड़ी ज्यादा बचत करके। अगर आपको लगता है कि 6 महीने का आपातकालीन फंड काफी है, तो 9 महीने का रखिए। पोर्टफोलियो, अपना 100% पैसा ऊंचे जोखिम वाले स्टॉक्स में मत लगाइए। थोड़ा नकद, थोड़ा बॉन्ड्स में भी रखिए। उम्मीदें, यह उम्मीद मत रखिए कि आपको हर साल 15% रिटर्न मिलेगा। ये उम्मीद रखिए कि कुछ साल बहुत अच्छे होंगे, कुछ बहुत बुरे और कुछ औसत। गलती की गुंजाइश आपको लचीलापन देती है। यह आपको बाजार में गिरावट के समय घबराहट में बिकवाली करने से बचाती है। यह आपको एक नौकरी छूटने पर दूसरी नौकरी ढूंढने का समय देती है। यह आपको आश्चर्यजनक घटनाओं को झेलने की ताकत देती है। दोस्तों, भविष्यवाणी करना मुश्किल है, इसीलिए तैयार रहना जरूरी है। और तैयारी का दूसरा नाम है गलती की गुंजाइश। चैप्टर 19, आश्चर्य, सरप्राइज। इतिहास को देखिए। प्रथम विश्व युद्ध 1929 की महामंदी, द्वितीय विश्व युद्ध 9/11 का हमला, 2008 का वित्तीय संकट और हाल ही में कोविड-19 महामारी। इन सब घटनाओं में एक बात क्या समान है? ये सब आश्चर्य थे। ऐसी ब्लैक स्वान घटनाएं जिनका किसी ने अनुमान नहीं लगाया था, और इन्हीं घटनाओं ने दुनिया को सबसे ज्यादा बदला है। हम इतिहास इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम भविष्य के लिए कुछ सीख सकें, लेकिन हम सबसे बड़ी सीख ही भूल जाते हैं। आश्चर्य होते हैं। इतिहास आने वाले कल का रोड मैप नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि दुनिया हमेशा सबको हैरान करती है। जब हम वित्तीय योजना बनाते हैं तो हम पिछले 20 साल का डेटा देखते हैं और सोचते हैं कि अगले 20 साल भी वैसे ही होंगे। ये सबसे बड़ी गलती है। अगले 20 साल में सबसे बड़ा प्रभाव उस चीज का होगा जिसके बारे में आज कोई बात भी नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या योजना बनाना बेकार है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि हमें विशिष्ट भविष्यवाणियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी योजना में लचीलापन और गलती की गुंजाइश को शामिल करना चाहिए। आप ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि अगला बाजार संकट कब और क्यों आएगा, लेकिन आप यह मानकर चल सकते हैं कि संकट जरूर आएगा। और जब आप यह मान लेते हैं, तब आप उसके लिए तैयार रहते हैं। इतिहास की सबसे बड़ी सीख यह नहीं है कि यह चीज दोबारा होगी। सबसे बड़ी सीख ये है कि दुनिया हैरान करना कभी बंद नहीं करेगी। इस आश्चर्य के लिए हमेशा तैयार रहिए। अंतिम चैप्टर, अब सब कुछ एक साथ, ऑल टुगेदर नाउ। तो दोस्तों, इस पूरी किताब
इस पूरे सफर का सार क्या है। हमने इतने सारे अलग अलग विचारों पर बात की। चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। अगर मैं इस किताब के सारे उपदेशों को कुछ बिंदुओं में समेटूं तो वो यह होंगे। विनम्र रहिए। ये मानिए कि आप सब कुछ नहीं जानते। दुनिया आश्चर्यजनक है। अहंकार कम कीजिए। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को अपने पास टिका कर रखना। इसके लिए विनम्रता जरूरी है। लंबा सोचिए। चक्रवृद्धि ब्याज, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट को अपना काम करने का समय दीजिए। अमीर दिखिए मत, अमीर बनिए। असली दौलत वह पैसा है जो आप खर्च नहीं करते। पैसा बचाइए, बस पैसा बचाइए। आपको किसी खास वजह की जरूरत नहीं है। बचत ही आपको गलती की गुंजाइश देती है। व्यावहारिक बनिए, तर्कसंगत नहीं। वो निर्णय लीजिए जो आपको रात को चैन से सोने दें। अपने समय पर नियंत्रण पाइए। पैसे का सबसे बड़ा फायदा यही है कि वह आपको अपने समय और अपने निर्णयों पर नियंत्रण देता है। अति से बचिए। न तो 100% पैसा नकद में रखिए, न ही 100% ऊंचे जोखिम वाले स्टॉक्स में। संतुलन ही कुंजी है। अंत में दोस्तों, पैसा मनोविज्ञान का खेल है। ये स्प्रेडशीट और फॉर्मूलों से ज्यादा आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। अगर आप अपने डर, लालच और अहंकार को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप यह खेल जीत जाएंगे। और इसी के साथ हमारा द साइकोलॉजी ऑफ मनी का ये सफर अपने अंजाम तक पहुंचता है। हमने सीखा कि पैसा कमाना गणित का खेल कम और मनोविज्ञान का खेल ज्यादा है। हमने जाना कि असली दौलत दिखावे में नहीं बल्कि उस आजादी में है जो वो हमें देती है। हमने समझा कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है जो चुपचाप अपना काम करता है। और सबसे जरूरी, हमने ये सीखा कि हमें हर बार सही होने की जरूरत नहीं, बस लंबे समय तक खेल में टिके रहने की जरूरत है। ये किताब यहाँ खत्म होती है, लेकिन आपकी कहानी अब शुरू हो रही है। इस किताब के सिद्धांत अब सिर्फ पन्नों पर नहीं, आपके दिमाग में हैं। अब इन्हें अपनी जिंदगी में उतारने का समय है। इस पूरे सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए, अपना कीमती समय और विश्वास मुझ पर जताने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपकी मौजूदगी के बिना ये सफर अधूरा था। उम्मीद है इस ऑडियो बुक ने आपके सोचने का नजरिया बदला होगा। मिलते हैं अगली किताब अगले सफर में। तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और सबसे जरूरी, एक बेहतर और समझदार जिंदगी जीते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।